So when we talk about the Korean War, we call Korean War also as the Forgotten War. The another name for Korean War is also called as Forgotten War, because it was overshadowed. 45 में आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, एंड 50 के अंदर जो है ये कोरिया मतलब था. So this was the time actually when we can say that Soviet American rivalry जो था ये आपका स्टार्ट हुआ था. हाउ? जब ये टेंशन्स हमारे ज़्यादा हो रहे थे, दैट इज बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूएस, एंड ये किसके ऊपर था? दैट वाज ओवर द मिसाइल टेस्ट. जो मिसाइल टेस्ट उसके होते थे वो था. एंड डेफिनेटली यूएस नेवर वांट दैट नो अदर कंट्री शुड बिकम पावरफुल. सो इट वाज जब नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स थे, नॉर्थ कोरियन जो ट्रूप्स थे, वो ज़बरदस्ती आपके पहुंच गए इनटू साउथ कोरिया. द नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स एंटर्ड इनटू द सदर्न कोरिया, and there it was for 3 years, 1950 to 53. and Korea जो है actually it is a Japanese colony, but in 1945 during the second world war US ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था. इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय यूएस. तो उन्होंने जो है उस वक्त में यूएस ने जो है प्रपोज किया था दैट कोरिया शुड बी डिवाइडेड इनटू नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. दैट इज व्हाई इट वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वी कॉल एज. नाउ अब प्रॉब्लम क्या हुआ? दे स्टार्टेड कंपीटिंग विद ईच अदर. अभी भी है. एंड इट इज जस्ट लाइक अ सिविल वॉर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है तो कोरिया का ही पार्ट, बट येट दे कंसिडर देमसेल्व्स इनटू टू डिफरेंट कंट्रीज. अब हुआ क्या? 1948 में, मतलब 50 से हमारा स्टार्ट होता है. तो जो अमेरिका जो है, अमेरिकन बैंक्ड जो एंटी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कोरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. एंड दैट इज वाई दूसरी तरफ आपके जो सोवियत बैड कम्युनिस्ट जो थे, उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया उसको कर दिया. एंड इन दिस मैनर जो हम अभी भी पढ़ते हैं, किम जोंग ऑन, अभी भी जो करंट डिक्टेटर है वहाँ का, किम अभी बोला था कि वो गायब हो गया था. सो देयर हैज बीन अ कन्फ्रंटेशन एंड बोथ ऑफ देम tried to interfere into that country. So this, इसकी वजह से क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया में आपका यूएस, साउथ कोरिया में आपका यूएसएसआर. साउथ कोरिया ने जो है उन्होंने यूएस के ऊपर वॉर जो है कर दिया. एंड दिस वे, दो देयर वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग वो, बट देयर वाज अ वॉर. द साउथ कोरियन आर्मी जो है वो कोलैप्स हो गया. सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को शुरू में तो सपोर्ट किया था, बट लेटर ऑन दे ऑल्सो डिड नॉट डू. एंड इन दिस मैनर देयर वाज, यू कैन से, अमेरिकन एंड चाइनीज एक तरफ, आपकी रशिया एक तरफ. एंड इन दिस मैनर देयर वाज अ वॉर दैट डिवास्टेटेड कोरिया. एंड मेनी पीपल have been killed in this, and it is also said that the damage खासकर आपकी सियोल वगैरह में बहुत ज़्यादा था. So that is the confrontation in Korea. Means both of the powers wanted to overpower Korea. तो ये आपका जो है एक क्राइसिस था, राइट? सेकेंड इज Congo crisis. Again, Congo crisis is a result of civil wars. It is a political upheaval. मतलब पहले, अभी हम लोग कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड दिस वाज बिटवीन 60 to 65.
ये उस वक्त में था जब कॉन्गो जो है इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम बेल्जियम एंड इट वाज अंडर मतलब कि अ रूलर एंड देयर वर मेनी सिविल वॉर्स। और इस वॉर के अंदर सोवियत यूनियन एंड यूएस जो था वो ऑपोजिशंस को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब एक गुट को सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट कर रहा था यूएस, तो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। एंड इट इज सेड दैट मोर देन 1 लाख पीपल हैड you know lost their lives. So that is called as Congo crisis, right? मतलब कहा जाता है कि जो सोवियत थे स्प्लिट द कॉन्गोलीज गवर्नमेंट। एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में सोवियत यूनियन वॉज देयर, दूसरे में जो है इसको काउंटर पार्ट करने के लिए यूएस वॉज देयर। द यूएन ऑल्सो टुक सम स्टेप्स, यूएन जो है उसने भी कुछ स्टेप्स को लिया था। सो इन दिस मैनर देयर वॉज अ क्राइसिस इन कॉन्गो। So these are the two basic problems apart from Cuban Missile Crisis. ठीक है ना? Even though it is said that independence brings peace, लेकिन वहां पर जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है उल्टा हो गया। So that was a problem. When we talk about the arenas of Cold War, we refer that to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between these alliance systems but did not cross certain limits. Like कोरिया आप पढ़ चुके हो, वियतनाम, अफगानिस्तान जहाँ पर रशिया ने जो है रशिया हैड इन्वेडेड, यूएस ने काउंटर पार्ट किया था। वियतनाम के अंदर तो यूएस ने किया था, यूएस हैड एंटर्ड। Thus, the world was spared a nuclear war and global hostilities. मतलब लड़ाई इन लोगों में रही, but there was never a nuclear war which could lead to मतलब more devastations. In many cases, diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to misunderstandings. मतलब even though they never engaged into a full-fledged war, but yet the misunderstandings that stand between them has never been cleared, and even now it is there. Still, matlab in 2021 also you can find this thing. Sometimes countries outside the two blocks, मतलब जो countries ने इनको support नहीं किया था as an alliance. For example, the non-aligned countries played the role in reducing Cold War conflicts and averting some grave crisis. मतलब उस वक्त में हमारे जो जितने भी नाम के थे उन लोगों ने कोशिश किया था। मतलब हो भी सकता है कि इन सच इसमें द डेवस्टेशन में हैव बीन मोर। जवाहरलाल नेहरू, one of the key leaders of NAM, played a crucial role in mediating between the two Koreas, that is the North Korea and South Korea. In the Congo crisis, the UN Secretary General played a key mediatory role. हैजमार लिख करके था, he had played, उन्होंने किया था। ये देखो, ये this is a timeline you can see. This I'll tell you what was a मतलब कि ठीक है। By and large, it was realization on a superpower's part that war by all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. As the Cold War rolled from one arena to another, the logic of restraint was increasingly evident. Restraint मतलब खुद को पीछे हटा देना, वो अवॉइड करती थी। बट ऑन द अदर साइड जो लोग नहीं थे इसके, दे ऑल्सो प्लेड अ की रोल कि ऐसी लड़ाई जो है दैट डजंट गो इनटू और दैट डजंट टर्न इनटू अ फुल फ्लेश्ड वॉर। नाउ एज यू सी this is Berlin blockade by Soviet Union and the airlift of supplies to the citizens of West Berlin by US and its allies. ये सोवियत यूनियन ने बर्लिन पर ब्लॉकेड कर दिया था, तो यूएस ने जो है एयरलिफ्ट किया था, मैंने सामान पहुंचाया था। कोरियन वॉर वी हैव ऑलरेडी डन। वियतनाम
आपका दिन बी फू एंड आपका जो दूसरा था अमेरिकन वॉर था, दिस वॉज इवन टिल 1974. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टीवी वॉर बिकॉज इट वॉज ओपनली शोड ऑन द टीवी. एंड जो वियतनाम का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वियतनाम वॉज कॉलोनाइज बाय द फ्रेंच एंड दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देम. एंड यूएस ने जो है बिना मतलब के दे हैड सपोर्ट, मतलब दे डिड नॉट सपोर्ट फ्रेंच बट दे हैड इनिशिएटेड वॉर. However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. मतलब कभी उन्होंने जो है लड़ाई तो सामने से नहीं की थी लेकिन एक दूसरे पे हमेशा सस्पिशियस रहते थे. सो दे वांटेड टू आर्म देमसेल्व्स, मतलब अपने आप को जो है वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमेशा अपने आप को आर्म करते रहते थे, मतलब अपने आप को स्टॉक करते रहते थे. Huge stock of arms were considered necessary to prevent wars from taking place. The two sides understood that war might occur in spite of restraint. Either side might miscalculate the number of weapons in the possession of others. They might misunderstand the intentions of others. Besides, what if there was a nuclear accident? क्योंकि पहले हो चुका था. What would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake? What if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start? Because वहाँ आप नहीं हो. How would you know that leaders of that country know it was an accident, not an act of sabotage by the enemy? जानबूझ के नहीं किया गया था. तो हमें तो तैयार रहना पड़ेगा ना. That's the one. In time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. मतलब उन्होंने एक समझदारी का स्टेप लिया. उन्होंने ये कोशिश की कि लड़ाई को अगर बचाना है तो वी ऑल्सो नीड टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दैट वी आर पोसेसिंग. A stable balance of weapons they decided could be maintained through arms control. मतलब arms control मतलब कौन से arms रख सकते हैं कौन से नहीं. Starting in the 1960, two sides signed 3 significant agreements within a decade, 10 years के अंदर. These were LTBT, Limited Test Ban Treaty, Nuclear Non-Proliferation Treaty and the Anti-Ballistic Missile Treaty. ये आपके जो है 3 थी. Therefore, the superpowers held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms. इसमें से जो ये 3 हैं ये तो आपके हमेशा ही मतलब they will always be there. But India had a firm stand that they will not be signing this. This is because they felt that there was certain partiality, you can see. LTBT में हमारा क्या होता है, लिमिटेड टेस्ट आपका जो बैन ट्रीटी है. दिस आपका से वो मतलब ये कहता है कि there should be no nuclear test in the atmosphere, outer space and underwater. But it does not ban the test underground. Underground में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but there should not be any harm to the to the environment. आपका वो है आपका LTBT. That's आपका LTBT. ठीक है. That's you will not be of course asked to ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको मैं बता रही हूँ. The next is आपका nuclear proliferation treaty. That's to prevent the spread of nuclear wars. मतलब it should be only to promote the nuclear weapons, nuclear energy, not arming. मतलब आपके पास arms नहीं, it should be for the nuclear energy.
ये उन्होंने जो है they had signed. And the third one was Anti-Ballistic Missile Treaty, that's also called as ABMT. It's also called as ABM or ABMT. इसके अंदर जो था both countries, मतलब इन्होंने परमिट किया यूएस और यूएसएसआर ने टू फिक्स्ड ग्राउंड बेस्ड डिफेंस साइट्स, जो 100 मिसाइल्स इनके होंगे उसको, जहां पर वन साइड विच कुड प्रोटेक्ट देयर नेशनल कैपिटल और दूसरा फॉर द इंटरनेशनल फील्ड. सो इन दिस मैनर दे ट्राई टू, बट लेटर ऑन कहा जाता है कि यूएस हैड withdrawn from anti-ballistic missile treaty. Right? Now, इसके बाद उन्होंने किया था स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी इन 2002. मतलब यूएस हैड withdrawn from anti-ballistic and instead they had signed the strategic offensive reduction treaty in Moscow on 24th May 2002. This is how it goes, right? So in this manner the two superpowers, they tried to avoid a direct nuclear war, a direct confrontation, a direct encounter, and to avoid any kind of mishap or loss to life and property. You can say that they were responsible. To some extent, they were responsible. Now, challenge to bipolarity. अब यूएस एक तरफ है और दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर. सो दैट मीन्स दे आर टू पोलर्स, बिकॉज ईस्ट आपका यूएसएसआर जो है वो डोमिनेटेड था, तो वेस्ट आपका यूएस डोमिनेटेड था. सो वी कॉल इट एज टू पोलर ऑल्सो. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन से द वर्ल्ड वॉज बाइपोलर. बट some of the countries became a challenge to this bipolarity. Now, how? It was in this context that non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join either alliance. हम इनको third world भी कहते हैं, because some of the countries were formed as capitalists in the initial period. फिर बाद में कुछ second world आया था, तो third world वो थे जो बाद में हुए थे. तो we are all in the third world. The roots of NAM went back to the friendship between three leaders, Joseph Broz Tito, Jawaharlal Nehru and Gamal Abdel Nasser. मतलब they were the friends who held a meeting. बाद में इनको सुकर्नो and Nkrumah, घाना के जो थे, they had also supported. So they are called as the founder members of NAM. और जो फर्स्ट आपका जो समिट हुआ था, दैट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड. दिस वाज अ क्यूलिमिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स. मतलब उन्होंने 3 मेन फैक्टर्स को लिया था टू साइन नाम, और यू कैन से टू फॉर्मलाइज इट, और यू कैन से टू इनकॉर्पोरेट इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देने के लिए. कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, ये जो 5 पॉइंट, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस को हटाना, मतलब उनका एक था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मेनी डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू इंटरनेशनल एरा. और बाय 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन उस वक्त. नाउ बेलग्रेड आपका जो है, इट इज इन सर्बिया. इट्स इन सर्बिया. The first summit was attended by 25 member states. Over the years, the membership of NAM has expanded. The latest meeting was 18th in 2019, Azerbaijan. That's in near Russia. It included 120 member states and 17 observer countries. कई लोग कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, it has lost its momentum, क्योंकि अभी हम लोग जो है, we are not living in what we call as a bipolar world. We are living in a unipolar or multipolar world, but yet NAM is there. NAM is there. As non-alignment group grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. मतलब
पहले आपका कहाँ तो नॉर्थ एंड सॉरी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट ब्लॉक था, कहाँ नाम उनके लिए एक चैलेंज बन गया. This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise terms. क्योंकि पहले तो नाम का ये था कि दे आर फॉर द थर्ड वर्ल्ड, बट धीरे 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 द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इंक्रीज्ड. इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस, लेकिन ये तो सिर्फ एक मेंबर्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. They are not supporting any alliance, they are not supporting any super power, they are not coming into terms कि आप हमको ये दोगे, किसी शर्त में वो लोग नहीं चल रहे थे. It was not according to any clause or condition, it was just a membership. The policy of staying away from alliances should not be considered isolationism or neutrality. Means इसका मतलब ये नहीं था कि वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, एक ही मतलब कि द पर्सन हु विल नॉट incline towards anyone. Since isolationism means remaining aloof from the world, isolationism sums up foreign policy of US from American War of Independence in 1787 up to the beginning of First World War. US में आपको पता है, one is US आपका, then आपका there is North America, South America. There are some countries which are members of US, some are not. In compare मतलब थोड़े टाइम तक तो US was completely aloof. Even China was aloof. चाइना किसी भी इंटरनेशनल जो मतलब कि आपके इवेंट्स होते थे उन सब में नहीं था. So that can be called as isolationism. And neutral हो जाता है when you are not aligned to anyone. In comparison, the non-aligned countries, including India, played an active role. They were not aloof. ऐसा नहीं था कि वो aloof थे, बिल्कुल अलग हो गए थे, बिल्कुल दुनिया से अलग हो गए थे. No. They supported, they mediated. Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite attempt by two superpowers to bring them to their alliances. जितना भी कोशिश किया, they did not. Non-alignment is also not neutrality. Means principally to a policy of staying out of war. हम किसी को नहीं करेंगे. States practicing neutrality are not required to help end a war. They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of war. Non-aligned states, including India, were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between others and tried to end wars that had broken. तो ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं करते थे. We used to interfere, we used to जहाँ चाहिए होता था वहाँ पर we used to interfere. There were wars, they also engaged themselves, they also tried to resolve them. So that was not कि वो बिल्कुल न्यूट्रल थे, बिल्कुल किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपोज नहीं कर रहे थे. They supported and opposed. Now this particular time period is also called as New International Economic Order, NIEO. Why? Because before that जितने भी हमारी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, they are also even called as the least developed countries in terms of resources, in terms of education, in all the levels. तो एक नया ऑर्डर आया था जहाँ पर इन कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए they took the stand that for their self development they need to uplift themselves. They did not want to support any other country, just also because they wanted that development of their own nation should take place at appropriate pace. The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of them were categorized as the least developed countries, was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इन सेकेंड बुक हमारा वही था कि द फर्स्ट जो 3 foremost challenges थे उसके अंदर एक चैलेंज हमारा यही था दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ द पोवर्टी. Economic development was also vital for the independence of these new countries. अगर मान लो कि ये अगर इंडिया किसी एक ब्लॉक में होता तो हो भी सकता कि हमारी जो मतलब कि जो सिचुएशन है दैट कुड हैव बीन वर्स्ट देन पोलैंड.
Italy. Maybe we were not that much, we did not get that much of access. So if we were free to develop our economy, तो हम अपने जो economic stands हैं, we can make better decisions. So that is why they also wanted to be away from these two blocks. It would remain dependent on the richer countries, including the colonial powers from which political freedom had been achieved. So now what was the new international economic order? In the UN Conference on Trade and Development brought out a report, और रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट. ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, UNCTAD या फिर व्हेन दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड या फिर व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दिस, ये सब आप लोगों ने MCQs में लर्न करने हैं. दीज विल बी देयर. फर्स्ट उनका था कि जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो ये कंट्रीज हैं which we termed as LDCs, they should be given control over their natural resources which earlier was exploited by their developers. वो नहीं चाहते थे. Obtain access to Western markets so that the LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries. जो आपका WTO वगैरह जो है, they all were part of these areas. जहाँ पे there was a platform where the countries, the underdeveloped countries could also access to the Western market. Reduce the cost of technology from Western countries, what we call as subsidy when we are importing. Provide the LDC with a greater role in international economic institutions like IMF, आपका, then आपका World Bank, इन लोगों. Gradually the nature of non-aligned changed to give greater importance to economic issues. मतलब धीरे 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 जो है that became in 61 at the first summit in Belgrade. Economic issues had not been very important. मतलब पहले तो उनका वही था political या फिर आपका जो है social, but अब था that economic issues को ज़्यादा लेना है, and they had become most important issues till 70. As a result, NAM became an economic pressure group. अब ये जो लाइन्स थे ना बेटा, these can be assertion and reasons. मतलब नाम मतलब कि slowly became an economic pressure group. ठीक है ना, मतलब ये लिखा. उसके बाद by 70 economic issues had become more important. It can be as an assertion and reason question. This is because आज हम लोग अपने आप को अगर हम देखते हैं ना, तो हम लोग पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन या मतलब पहले वही था जो ब्रिटिश ने हम पर किया था, दैट वाज अ पॉलिटिकल एंड सोशल कॉलोनाइजेशन. बट टुडे व्हाट वी आर डूइंग, द MNCs और ग्लोबलाइजेशन इज कंप्लीटली इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन. वी से और नॉट, वी एग्री इट और नॉट, वी आर इनटू द इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन. सो जितना हम अपने आप को सेल्फ मेड करते हैं, व्हाट वी कॉल एज स्किल्स अपने डेवलप करते हैं, दैट इज हम अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई नाम जो है इट हैड बीन. बाय द लेट 80, however, NIO initiative had faded, mainly because of the stiff oppositions from the developed countries who acted as a united group, while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. मतलब इनकी यूनिटी थोड़ी कम है, whereas उन लोगों की जो यूनिटी है वो ज़्यादा है. As you know, we are having so many trade agreements, like आपका Brexit वहाँ पर है, तो उनके सामने जो है हमारी जो मतलब कि we are not into competition. So that is why we are not able to pressurize in the same manner as it should have been done. But yet जो हमारे थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे मतलब कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वगैरह पढ़ा था, दीज आर ऑल एक्चुअली इफ यू सी दे आर ऑल सब यूनिट्स of these economic order. Everyone wants to, every region is trying to establish economic control over their area. So this is what we call as the position of NAM.